आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को यानी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियाँ। निज़ाम तनफ़ुस की वो बीमारियाँ जो कि निज़ाम तनफ़ुस को अपने अफ़आल को ठीक तरह से सरअंजाम देने नहीं देती, उनको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसकी फ़ंक्शनैलिटी को ये डिस्टर्ब कर देती हैं। सो फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजन को या सोजिश को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस के नतीजे में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो उसकी सेक्रीशन होती है या पैदा होता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ता है। ब्रोंकाइटिस के अगर हम वजूहात को देखें तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उसमें वायरसेस शामिल हैं, बैक्टीरिया शामिल हैं, यानी ये इन्फेक्शियसली भी जो है इनके इन्फेक्शन से, वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकता है, या किसी एक ऐसे केमिकल से जो कि एलर्जी पैदा करे और उसके नतीजे में म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। ब्रोंकाइटिस की अलामात में खांसी, सांस लेते वक्त आवाज़ का पैदा होना, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ब्रोंकाइटिस के इलाज में ऐसे जो हैं वो मेडिसिन्स दी जाती हैं जिससे म्यूकस को जो है वो वाइप आउट किया जा सके, जिनको हम ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं। और ये सांस की नालियाँ जो हैं वो जो उनमें तंगी इस म्यूकस की वजह से सांस लेने के लिए पैदा होती है, उसको जो है वो दूर किया जाता है। ब्रोंकाइटिस की दो इकसाम हैं, एक को हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी ब्रोंकाइटिस है जो कि शॉर्ट स्पैन के लिए जो है वो होगी, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा होगी और इस फिर भी इससे जो है जो पेशेंट है उसके अंदर कोई ऐसा परमानेंट या मुस्तकिल उसमें नुकसान जो है वो पेशेंट को नहीं होगा और वो उससे रिकवर हो जाएगा। जबकि इसकी दूसरी किस्म को हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो कहते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी ब्रोंकाइटिस की बीमारी है जो कि डेवलप तो क्रोनिकली यानी आहिस्ता आहिस्ता से होती है, लेकिन इसमें कुछ परमानेंट डैमेज जो है यानी मुस्तकिल नुकसान होने का अंदेशा पेशेंट के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा एम्फिसिमा है। एम्फिसिमा को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर पेशेंट की जो एल्वेओलाई हैं उनकी वाल्व्स में तोड़-फोड़ जो है वो होती है, जिसके नतीजे में एल्वेओलाई जो है उनके सैक्स जो हैं वो भर जाते हैं, यानी हवा की थैलियाँ जो हैं वो फट जाएँगी और लार्ज सैक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएँगे, जिसके नतीजे में वो जो गैसियस एक्सचेंज की साइट्स हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की एंट्रेंस जो है वो ब्लड के अंदर यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो ब्लड को वो कम हो जाएगी। सो कम ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचेगी। इसके कॉजेज़ में सिगरेट स्मोकिंग ऑब्वियसली, सिगरेट का जो धुआं है ये बहुत सी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो है वो कॉजेज़ में शामिल होता है, या एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो ऐसे केमिकल्स के साथ जो कि जहरीले हों, तो उसकी वजह से भी एम्फिसिमा जो है वो हो सकता है। एम्फिसिमा के पेशेंट में हमें जो अलामात देखने में मिलेंगी उसमें वेट लॉस यानी वज़न का कम होना, सांस लेने में दुश्वारी, सीने पे जकड़न और इसके अलावा लेथार्जिक कंडीशन, यानी पेशेंट जो है वो सुस्त सुस्त जो है वो रहेगा और ठीक से कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो फिर ऑक्सीजन थेरेपी के ज़रिए से जो है वो ट्रीट किया जाता है और मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें इनहेल करने के लिए स्टेरॉइड्स या ब्रोंकियोडायलेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा निमोनिया। निमोनिया जो है ये एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है और इसमें लंग्स में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो तो हम इसको डबल निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया में जो कॉजेटिव एजेंट है वो लंग्स के अंदर जो है वो एंट्री करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ के अंदर सेटल इन होना शुरू हो जाता है, और जब वो मुकम्मल सेटल हो जाता है तो वो टिश्यूज़ को डैमेज करना या तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में लंग्स के अंदर जो है वो पस की प्रोडक्शन और फ्लूइड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है।
निमोनिया की कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसमें सबसे जो मेजर कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया जो है वो हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शंस भी जो हैं वो लीड कर सकते हैं निमोनिया की तरफ से। निमोनिया की अलामात में बुखार, और बुखार भी हाई फीवर यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा इसमें, और उसके साथ जो है वो कपकपी सी पेशेंट जो है वो फ़ील करेगा, उसको सर्दी का एहसास होगा, खांसी आएगी, और उसके साथ खांसी के साथ बलगम भी जो है वो शामिल होगी, यानी बलगम की प्रोडक्शन, स्पूटम प्रोडक्शन होगी। और इसके अलावा पेशेंट जो है उसकी स्किन का कलर जो है वो पर्पलिश हो जाएगा, यानी नीला सा जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे नहीं पहुँच रही। सो इसकी बहुत सारी जो है वो हमारे पास मेडिकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। उसकी प्रिवेंशन के लिए निमोनिया की वैक्सीन्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगला डिसऑर्डर है हमारा एस्थमा। एस्थमा जिसको उर्दू में दमा भी कहते हैं, और दमा जो है इसमें हमारे जो ब्रोंकाई है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वो सोजन या सोजिश का शिकार हो जाती हैं, और ये म्यूकस से, चिपचिपे से मादे से जो है वो भर जाती हैं, जिसके नतीजे में सांस की नालियाँ जो हैं उनमें तंगी पैदा हो जाती है, और सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। एस्थमा जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। ये किसी भी चीज़ से जो है वो एलर्जी की वजह से बॉडी के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होता है। एस्थमा के कॉजेज़ जो हैं वो इस ऐसे एलर्जेंस हैं, यानी ऐसे जो हैं वो कोई भी एक केमिकल, डस्ट, स्मोक, पोलन जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो है वो रखते हों, उनकी वजह से जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसके बहुत सारे जो हैं वो ट्रिगर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, डस्ट है, स्ट्रेस से भी जो है ये हो सकता है, पोलन ड्रेन से जो है ये हो सकता है, बग्स से जो है ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकता है। अलामात की बात करें तो अलामात अस्थमा की जो हैं उसमें सबसे पहले सांस लेने में दुश्वारी, और ख़ास तौर पे रात के वक़्त जो है इसमें ज़्यादा दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है। खांसी, सीने में जकड़न, और इसके अलावा सांस लेते वक़्त जो है वो आवाज़ का पैदा होना है। एस्मा के ट्रीटमेंट में जनरली जो हैं वो ऐसे केमिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि म्यूकस को जो है वाइप आउट करें और डायलेट कर दें ब्रोंक्यूल्स को, और इनको थ्रू इनहेलर जो है वो पेशेंट को यूज़ करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा लंग कैंसर। कैंसर को अगर हम जनरली डिफ़ाइन करें तो ये एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, जो कि किसी भी जो है वो टिश्यूज़ के सेल्स जो हैं उनकी सेल डिवीज़न जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। सो अगर ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न लंग्स के टिश्यू में हो जाए तो हम इसको लंग कैंसर कहेंगे, और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से मैस ऑफ सेल्स यानी ट्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो लंग कैंसर में बेसिकली लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर रसौलियाँ यानी ट्यूमर्स बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। कैंसर की जो है वो बड़ी वजूहात में स्मोकिंग यानी सिगरेट का धुआं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वायरस का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जो है वो शामिल हैं। सो स्मोकिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेन कॉज़ जो है वो लंग कैंसर का रहा है और अब भी है, क्योंकि स्मोक जो लोग करते हैं, सिगरेट का धुआं जो इनहेल करते हैं, उस धुएं के अंदर 50 ऐसे केमिकल्स जो है वो हम डिस्कवर कर चुके हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, वो कार्सिनोजिन इन नेचर जो हैं। सिम्पटम्स में अगर हम बात करें तो सांस लेने में दुश्वारी होगी, खांसी आएगी, और खांसी के साथ ब्लड यानी खून भी आएगा, और वेट लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।